Good morning, students. Have a nice day. In the last class, you have studied about artificial vegetative reproduction in plants. Today, we are going to teach you about sexual reproduction. Is that right? आज हम लैंगिक जनन पर अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि लैंगिक जनन क्या है, ठीक है। सेकेंडली हम बात करेंगे कि लैंगिक जनन कैसे होता है, हाउ टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड थर्ड वन इज we can find out the definition of sexual reproduction. हम लैंगिक जनन की परिभाषा आपको निकाल करके देंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बात करते हैं लैंगिक जनन के ऊपर। आज हमारा इस पाठ का सबसे अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन को समझने के लिए हमें सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लैंगिक जनन क्या है, ठीक है। अगर हम इसकी जनरल परिभाषा पे बात कर रहे हैं तो आपको बता दें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं लैंगिक जनन को। लैंगिक का अर्थ होता है लैंगिक अंग, जनन का मतलब जनन, ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। Such type of reproduction in which sex organ is participate that is known as sexual reproduction. ये परिभाषा मात्र हमने एक जनरल परिभाषा आपको दिया है जिसमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। हम यहाँ पे लैंगिक जनन की कुछ विशेषताओं पे बात करेंगे जिससे आपको कई बातों पर आपको उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, सबसे पहली विशेषता हम बात कर रहे हैं कि लैंगिक जनन जो होता है वो खास तौर से बहुकोशिकीय जंतुओं में होता है। किसमें होता है? बहुकोशिकीय जंतुओं में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुकोशिकीय जीवों के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। टू टाइप्स ऑफ सेल इज फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, दो प्रकार की कोशिकाएं कौन सी पाई जाती है? एक को कायिक कोशिका कहा जाता है, सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, और दूसरी को क्या कहा जाता है? जनन कोशिका कहा जाता है। कायिक कोशिका और दूसरी को क्या कहा जाता है? जनन कोशिका, जिसको जर्मिनल सेल के नाम से क्या है जाना जाता है, जर्मिनल सेल। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कायिक कोशिका क्या है, ठीक है। यानी कि कायिक कोशिका जीवों में ऐसी कोशिका होती है, जीवों में ऐसी कोशिका होती है जो कोशिका विभाजन की क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। कोशिका विभाजन आपको मैंने पहले बताया था कि कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्र विभाजन होता है। कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। माइटोसिस डिवीजन उनके अंदर होता है। ये बात आपकी समझ में आ गई। देखिए, जब समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है तो ऐसी स्थिति में उन जीवों के शरीर के आकार और आकृति में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। जीवों के आकार, शेप और साइज के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसी कोशिकाओं को कायिक कोशिका कहते हैं। कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, द्विगुणित होती है। कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, द्विगुणित होती है। कायिक कोशिका की जनरल परिभाषा हम निकाल के दे रहे हैं कि ऐसी कोशिका जो जीवों में कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होती है, जिसके फलस्वरूप जीवों के आकार और आकृति में वृद्धि होती है, अर्थात
इनमें गुणसूत्रों की संख्या, इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित होती है। देखिए दूसरी कोशिकाएं कौन सी होती है? जनन कोशिकाएं होती है। जनन कोशिकाएं आपको बता दें, जनन कोशिकाएं कौन सी होती है, इसको समझाने के लिए हम एक दूसरे बिंदु पर बात कर रहे हैं। देखिए दूसरा करैक्टर क्या है? लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो बहुकोशिकीय जीवों में होती है। किसमें होती है? बहुकोशिकीय जीवों में होती है। ये आपको समझ आ गई, ठीक है। और खास तौर से ये क्या है? बहुजनकीय या द्विजनकीय जीवों के अंदर ये क्या है? जनन पाया जाता है, द्विजनकीय है। लैंगिक जनन द्विजनकीय जीवों में पाया जाता है। बाईपैरेंटल प्रकार का ये लैंगिक जनन होता है। द्विजनकीय का अर्थ क्या है? अब आपको मैं यहाँ पे बता दें। द्विजनकीय का अर्थ होता है कि यहाँ पे दो जनक जनन की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में दो जनक जनन की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। एक को हम नर और दूसरे को क्या कहते हैं? मादा जनक कहते हैं, ठीक है। इसलिए कैसा होता है? द्विजनकीय होता है। हम आपसे बात कर रहे थे जनन कोशिकाओं में। देखिए अगर मानव की बात करें तो नर मनुष्य के अंदर प्राथमिक जनन अंग का नाम होता है वृषण। क्या नाम होता है? वृषण, जिसको टेस्टिस बोलते हैं। मादाओं में प्राथमिक जनन अंग का नाम होता है अंडाशय। मादाओं में क्या नाम होता है? अंडाशय होता है। देखिए वृषण और अंडाशय की जनन कोशिकाओं में, क्योंकि वृषण की और अंडाशय की जनन कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोनों में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप वृषणों से किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। और अंडाशय से किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। देखिए इन्हें क्या कहा जाता है? युग्मक कहा जाता है। देखिए इसमें नर युग्मक का, इसे नर युग्मक कहेंगे और इसे कौन सा युग्मक कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाएंगे? जनन कोशिका। जनन कोशिका की परिभाषा क्या निकल के आई? ध्यान से सुनिए कि ऐसी कोशिका जिसमें जनक की जनन कोशिका, जनक की कौन सी कोशिका? जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसे कौन सी कोशिका कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। और जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? अगुणित होती है। कैसी होती है? अगुणित होती है। यहाँ पे ये युग्मक जब आपस में क्या होते हैं? नर युग्मक जब मादा युग्मक में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। ये नर युग्मक इस प्रकार का होता है, मादा युग्मक इस प्रकार की संरचना के रूप में होता है। जब ये इसमें प्रवेश कर जाता है तो इस क्रिया को हम युग्मक संलयन की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? युग्मक संलयन की क्रिया कहते हैं। युग्मक संलयन को सिनगैमी भी कहा जाता है। युग्मक संलयन को सिनगैमी भी आप लोग बोल सकते हैं, SYNGAMY, या इसे इंग्लिश में गैमेट फ्यूजन के नाम से क्या है? जाना जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर नर युग्मक का केंद्रक और मादा युग्मक का केंद्रक दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? संलयित हो जाते हैं। दोनों जब संलयित हो जाते हैं तो उस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? निषेचन की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? निषेचन की क्रिया कहते हैं। और निषेचन की क्रिया के पश्चात भ्रूण का परिवर्धन होता है। इस रचना को युग्मनज कहा जाता है और युग्मनज के परिवर्धन के फलस्वरूप नई संतति का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और ये जनन कौन सा कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे कई सारे करैक्टर यहाँ पे निकल के आ गए। तो पहला करैक्टर बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है, द्विजनकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है। तीसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। और युग्मकों के निर्माण के पश्चात
ठीक है। तीसरा बिंदु क्या है, युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण किस में होता है, लैंगिक जनन की क्रिया में होता है। चौथा बिंदु आपको हम बता दें, अगर जंतुओं की बात करें तो नर और मादा, ध्यान से सुनिए, नर जनक और मादा जनक लैंगिक संभोग की क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मैथुन की क्रिया कहते हैं। तो इन जंतुओं में या जीवों में कौन सी क्रिया होती है, मैथुन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, मैथुन की क्रिया होती है। और मैथुन की क्रिया के पश्चात नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या होते हैं, संलयित होते हैं, संयोजित होते हैं। अर्थात यहाँ पे युग्मक संलयन और निषेचन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, युग्मक संलयन और कौन सी क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। और उसके पश्चात इस भ्रूण का परिवर्धन होता है और तत्पश्चात किसका निर्माण हो जाता है, नई संतति का निर्माण होता है। ये हमने आपको बता दिया है कि लैंगिक जनन कैसे होता है। आपको बता दें, लैंगिक जनन जो होता है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है और अति धीमी क्या होती है, प्रक्रिया होती है। जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है, ठीक है। और कैसी होती है, बहुत ही जटिल प्रकार की होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्लो एंड वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये लैंगिक जनन की क्या हो गए हैं, करैक्टर हो गए। और आपको ये पता लग गया है कि लैंगिक जनन के क्या करैक्टर होते हैं, ये करैक्टर भी हो गए हैं। लैंगिक जनन कैसे होता है ये भी आपको समझ में आ गया है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, हाउ टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और तीसरी बात हमने बात की थी कि लैंगिक जनन की हम आपको परिभाषा निकाल के बताएंगे। परिभाषा आपके पास आ चुकी है। परिभाषा कैसे देंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए, जनक की जनन कोशिकाओं में, जनक कौन है, नरजनक और मादा जनक। जनक की कौन सी कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में। जनक की जनन कोशिकाओं में असूत्र विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मक संलयन और निषेचन की क्रिया के पश्चात नई संतति का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जनक की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है तथा युग्मक संलयन व निषेचन के पश्चात नई संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ये हमने आपको केवल एक जनरल सामान्य जो है जनन के बारे में, खासतौर से लैंगिक जनन के बारे में सामान्य बातों से हमने आपको अवगत कराया, उसकी परिभाषा आपको निकाल के दिखाई। हम इस चैप्टर के अंदर जो बात कर रहे हैं वो आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन पर हम बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन पर हम चर्चा करेंगे। Now we are going to discuss about sexual reproduction in angiosperm plants. Okay, आवर्तबीजी पादपों में, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। Just now we are going to discuss about sexual reproduction in angiosperm plants. Okay students, देखिए आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक पादप है, ठीक है। देखिए ये हमने एक पादप का यहाँ पर डायग्राम आपको यहाँ पे बनाया है। उस पादप के डायग्राम पे हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, देखिए ये पादप के अंदर क्या है, एक पुष्पीय संरचना हम आपको बना करके दिखा रहे हैं।
ठीक है। देखिए आपको हमने एक संरचना दिखाई है एक पादप की, आप देख रहे हो, ठीक है। पादप के अंदर जड़, तना और पत्तियों का विकास हो गया है, साथ में इस पादप के अंदर पुष्पीय संरचना का निर्माण हुआ है। आपको हम बता दें कि पादप के अंदर जो पुष्प होता है, आवर्त बीजी पादपों में जो पुष्प होता है वो एक लैंगिक अंग होता है। पुष्प कौन सा अंग होता है? एक लैंगिक अंग होता है। फ्लावर इज द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। आपको हमने बताया कि पुष्प जो होता है, पुष्प जो होता है वो एक रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है? पुष्प क्या होता है? एक रूपांतरित प्ररोह होता है। और ये रूपांतरित जो प्ररोह होता है वो सीमित रूप से क्या करता है? वृद्धि करता है। किस रूप में वृद्धि करता है? सीमित रूप में क्या करता है? ये वृद्धि करता है। देखिए मैंने आपसे बात की कि पुष्प जो होता है वो आवर्त बीजी पादपों का एक लैंगिक अंग होता है, ठीक है। पुष्प जो होता है वो एक रूपांतरित प्ररोह होता है जिसमें सीमित रूप से क्या होती है? वृद्धि होती है। आप एक बात खास तौर से ध्यान रखने की बात है कि पादपों में जब जनन अवस्था आती है, पादपों में क्या आती है? जब जनन अवस्था आती है तो जनन अवस्था आने पर पादपों में शीर्षस्थ विभ्जोतक जो होता है, ये शीर्षस्थ विभ्जोतक होता है, उस शीर्षस्थ विभ्जोतक में वृद्धि होना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और वृद्धि बंद होने पर ही उन पादपों में किसका निर्माण होता है? पुष्पों का निर्माण होता है। अर्थात आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उसमें उनके शीर्षस्थ विभ्जोतक में वृद्धि रुकने पर ही उनमें पुष्पों का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। देखिए हमने आपको ये जनरल बातें यहाँ पे पुष्प के बारे में बात की है, ठीक है। देखिए एक आवर्त बीजी पादप जो होता है उसका पुष्प जो होता है वो खास तौर से 4 पुष्पीय चक्रों से मिलकर के बना होता है। कितने चक्रों से मिलकर के बना होता है? 4 पुष्पीय चक्रों से मिलकर के बना होता है। हम आपको बता दें सबसे बाह्य पुष्पीय चक्र होता है, इस वाले पुष्पीय चक्र को कहा जाता है बाह्य दलपुंज। अभी हम आपको इसको क्लियर डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। बाह्य दलपुंज जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? ध्यान से सुन लीजिए, ये कहलाएगा दलपुंज। ये दूसरा इसका क्या होता है? पुष्पीय चक्र होता है जिसको किस नाम से जानते हैं? कोरेला के नाम से जानते हैं। तीसरा जो पुष्पीय चक्र होता है उसे क्या कहा जाता है? नरजन्नांग। इस नरजन्नांग को पुमुंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त बीजी पादपों के नरजन्नांग को क्या कहते हैं? पुमुंग। और पुमुंग को क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम के नाम से क्या है? जाना जाता है। और सबसे अंत में जो है वो मादा जन्नांग होता है। मादा जन्नांग को क्या कहा जाता है? जायांग कहा जाता है। और जायांग को क्या कहा जाता है? गाइनोसियम कहा जाता है। देखिए पुष्प, ध्यान से सुनना, पुष्प जो होता है वो पौधे के जिस तने से जुड़ता है, या तो तने से जुड़ता है या उसकी शाखा से जुड़ता है, उस भाग को क्या कहा जाता है? पुष्प वृंत कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, पुष्प पौधे के तने से जुड़ता है या उसकी शाखा से लगा होता है। तने से लगा हो या उसकी शाखा से लगा हो तो उसे क्या कहा जाता है? पुष्प वृंत कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पेडिसल के नाम से जानते हैं। पुष्प वृंत के आगे की ओर, ठीक है, कैसी पाई जाती है? एक चौड़ी फूली हुई, क्या चौड़ी फूली हुई संरचना यहाँ पर पाई जाती है।
ये चौड़ी फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन, जिसको क्या बोला जाता है? थैलेमस के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसे? थैलेमस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें, पुष्प चक्र के आधार पर, पुष्प चक्र के आधार पर पुष्प चक्र के आधार पर पुष्प को दो भागों में बांटा गया, या हम कह सकते हैं पुष्प मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हम पुष्प चक्र के आधार पर भी बोल सकते हैं, पुष्पीय चक्र के आधार पर, या हम बोल सकते हैं सामान्य रूप से कि पुष्प जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक पुष्प को पूर्ण पुष्प कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है? अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। पूर्ण पुष्प को कंप्लीट फ्लावर और अपूर्ण पुष्प को इनकम्प्लीट फ्लावर के नाम से क्या है? जाना जाता है। पूर्ण पुष्प को के हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए पूर्ण पुष्प में ध्यान रखने की बात है। जैसे सरसों का पौधा है, उसका पुष्प पूर्ण होता है। मटर का पौधा होता है, उसका पुष्प पूर्ण होता है, पाइसम सैटाइव का। गुड़हल जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का होता है, वो कैसा होता है? पूर्ण होता है। देखिए मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से सुनना। पूर्ण पुष्प क्या है? ऐसे पुष्प जिसमें सभी पुष्पीय चक्र क्या है? पाए जाते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा पुष्प जिसमें बाह्य दलपुंज, पुंज और जायम, ये चारों पुष्पीय चक्र जिस पुष्प में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्ण पुष्प कहते हैं। परिभाषा क्या हुई सही मायने में? कि ऐसा पुष्प जिसमें सभी पुष्पीय चक्र पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, उन्हें पूर्ण पुष्प कहते हैं। सरसों का पुष्प देखा होगा, उसमें आपने देखा है कि उसमें बाह्य दल पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बाह्य दल के बाद उसमें क्या पाए जाते हैं? 4 दल पाए जाते हैं जो पीले रंग के होते हैं। उसके बाद उनमें पुंग 2+4 व्यवस्था के रूप में पाए जाते हैं। फिर उनमें क्या पाया जाता है? जायांग पाया जाता है। और सरसों का पुष्प है, उसमें चारों ही पुष्पीय चक्र मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसलिए सरसों के पुष्प को पूर्ण पुष्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण पुष्प। यदि किसी पुष्प में इनमें से कोई भी एक पुष्पीय चक्र यदि अनुपस्थित हो तो उस पुष्प को क्या कहा जाता है? अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। कौन सा पुष्प कहा जाता है? अपूर्ण पुष्प। ऐसा पुष्प जिसमें कोई भी एक पुष्पीय चक्र अनुपस्थित हो तो उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। अपूर्ण पुष्प के दो एग्जांपल है, एक होती है लौकी, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? पपीता। लौकी और पपीता। देखिए हम आपको बता दें कि एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। या हम कह सकते हैं कि एक प्रारूपिक पुष्प जो होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बाह्य दलपुंज, पुंग और जायम। आपको हमने 11th क्लास में बताया था कि बाह्य दलपुंज कैलेक्स और कोरेला, इसे पुष्प के कौन से अंग कहा जाता है? सहायक अंग कहा जाता है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को क्या कहा जाता है? सहायक अंग कहा जाता है। ठीक है, ऐसे सभी ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। और पुंग और जायांग को पुष्प का क्या कहा जाता है? आवश्यक अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवश्यक अंग कहा जाता है। एसेंशियल ऑर्गन, कौन से ऑर्गन के नाम से जाना जाता है? एसेंशियल ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तो पुंग और जायांग पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या होता है? पुष्प के सहायक अंग होते हैं। आवर्तबीजी पादपों के पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए एक प्रारूपिक पुष्प
प्रारूपिक पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल फ्लावर। देखिए, एक आवर्तबीजी पादप या एक प्रारूपिक पुष्प की जो संरचना होती है उसकी संरचना को 4 भागों में बांटा गया है। प्रारूपिक पुष्प की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है जिसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज जिसे बोलते हैं कैलेक्स। दूसरे भाग का नाम है दलपुंज जिसे बोलते हैं कोरेला। तीसरा भाग होता है जिसे पोमुंग, जिसे नर्जनांग या एंड्रोसियम कहते हैं। और चौथे भाग का नाम है जायांग। जायांग जिसको बोलते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाह्य दलपुंज के बारे में कि बाह्य दलपुंज क्या है। ठीक है, इसलिए हम एक आपको प्रारूपिक पुष्प की संरचना का यहाँ पे आपको डायग्राम बना रहे हैं। ये एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना है जो आपको हमने यहाँ पे दिखाई है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 4 भाग होते हैं। ये पुष्प का क्या है? इस वाले भाग को पुष्प का जो डंठल होता है, पुष्प का जो व्रंत होता है, उसे क्या कहा जाता है? पुष्पव्रंत कहते हैं। और पुष्पव्रंत जो होता है वो पौधे के तना या शाखा से क्या होता है? लगा हुआ होता है।
देखिए इसको कहते हैं पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडिसल। पुष्प व्रंत के ऊपर की ओर या शीर्ष भाग की ओर एक फूली हुई संरचना पाई जाती है, ठीक है, या एक चौड़ी संरचना पाई जाती है, या एक प्याले के आकार की संरचना पाई जाती है। इस प्याले के आकार की संरचना को क्या कहा जाता है? इस संरचना को पुष्पासन कहा जाता है, थैलेमस कहा जाता है। ये संरचना कहलाती है थैलेमस के नाम से इसे जानते हैं। देखिए पुष्पासन जो होता है वो खास तौर से पुष्पिका, पुंमुंग और जायांग, जिन्हें नरजन्नांग और मादा जन्नांग कहते हैं, इनको क्या करता है? आधार प्रदान करने का क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। देखिए पुष्पासन के बाद ये जो मैन संरचना आपको दिखाई है इसे कहा जाता है बाह्य दलपुंज। क्या कहा जाता है? बाह्य दलपुंज, जिसे क्या कहते हैं? कैलेक्स। ये जो रंगीन संरचनाएं आपको दिखाई गई हैं, तीन ये रंगीन संरचनाएं, इन्हें क्या कहा जाता है? दलपुंज कहा जाता है, कोरेला कहा जाता है। इस संरचना को, ये दो संरचनाएं आपको यहाँ पर दिखाई गई है, इन्हें क्या कहा जाता है? नरजन्नांग। और नरजन्नांग के रूप में क्या पाए जाते हैं? पुंमुंग पाए जाते हैं, ठीक है। आवर्त बीजी पादपों में नरजन्नांग को क्या कहा जाता है? पुंमुंग कहा जाता है। इस संरचना को कौन सी संरचना कहा जाता है? मादा जन्नांग, या इसे जायांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायांग, या इसे इंग्लिश में मैंने लिखा है गाइनेशियम के नाम से इसे जानते हैं। ये पुष्पिकी क्या है? एक संरचना है, ठीक है। देखिए इस पुष्पिकी संरचना को हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसको चाहें तो हम दूसरे तरीके से भी आपको यहाँ पे दर्शा सकते हैं, एक छोटे से डायग्राम के जरिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। इस तरीके की संरचना आप देख रहे हो, ये संरचना आप देखेंगे, इस प्रकार की संरचना आप देख रहे होंगे, ये पुष्पिकी संरचना होती है, ठीक है। ये इनके अंदर क्या लगे होते हैं? ये दूसरी संरचना मैंने आपको दिखा दी। ये पुष्परंत कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? पुष्पासन कहलाएगा। ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे बाह्य दल, ये भी बाह्य दल कहलाएगा। ये क्या कहलाएंगे? दल कहलाएंगे। इसे नरजन्नांग कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? मादा जन्नांग कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य दलपुंज के बारे में। देखिए बाह्य दलपुंज जो होता है वो एक प्रारूपिक पुष्प का सबसे बाह्य चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? सबसे बाह्य चक्र होता है, ठीक है, जो बाह्य दलों से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? बाह्य दलों से मिलकर के बना होता है। देखिए बाह्य दलपुंज जो होता है, ठीक है, उसके एक सदस्य को, बाह्य दलपुंज के एक सदस्य को क्या कहा जाता है? या बाह्य दलपुंज की एक इकाई को क्या कहा जाता है? बाह्य दल कहा जाता है। और बाह्य दल को क्या कहते हैं? सेपल कहा जाता है। बाह्य दलपुंज के एक सदस्य को, सदस्य न बोले तो उसे क्या बोलते हैं? एक इकाई को क्या कहा जाता है? एक इकाई को क्या कहा जाता है? बाह्य दल कहा जाता है। बाह्य दल को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सेपल बोलते हैं, SEPAL। देखिए बाह्य दल जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। आपको बता दूं, जब पादप पुष्पीय अवस्था में होते हैं, ठीक है, पादप कैसी अवस्था में होते हैं? पुष्पीय अवस्था में होते हैं, तो ये बाह्य दल पुष्प को पोषण और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? पोषण और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य। मैंने आपको बताया था कि बाह्य दलपुंज जो होता है, इसको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक प्रारूपिक पुष्प में बाह्य दलपुंज जो होता है वो पुष्प का सबसे बाह्य पुष्पीय चक्र होता है या सबसे बाह्य भाग होता है। ये बहुत सारे बाह्य दलों से मिलकर के क्या होता है? बना होता है।
बाह्य दल पुंज बहुत सारे बाह्य दलों से मिलकर के बना होता है, जिसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज के एक सदस्य या एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। और बाह्य दल कैसे होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ग्रीन इन कलर। और जब पादप कौन सी अवस्था में होता है, पुष्पीय अवस्था में होता है, तो इस दौरान ये पादप, ये बाह्य दल क्या प्रदान करते हैं, पुष्प को पोषण और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। पोषण भी, न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी बोथ प्रोवाइडेड बाय द कैलिक्स फॉर द फ्लावर्स। ठीक है, पुष्पों को ये पोषण और क्या प्रदान करने का कार्य करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। बाह्य दल पुंज के अंदर की ओर, बाह्य दल पुंज के अंदर की ओर, ये बाह्य दल पुंज है, इसके अंदर की ओर, ये अंदर की ओर, ये जो संरचना मैं आपको दिखा रहा हूं, इस संरचना को क्या कहा जाता है, दल पुंज कहा जाता है। बाह्य दल पुंज के अंदर की ओर क्या पाया जाता है, दल पुंज पाया जाता है। दल पुंजों की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। एक से अधिक दलों से मिलकर के क्या बना होता है, दल पुंज बना होता है। दल पुंज की एक इकाई को या एक सदस्य को, दल पुंज की एक इकाई को या एक सदस्य को क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। और दल को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में पेटल के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दल को पेटल के नाम से जाना जाता है। तो दल पुंज के एक इकाई या एक सदस्य को क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। देखिए, दल जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। कलरफुल का मतलब है, आपने देखा है जैसे सरसों के पुष्प में कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं। गुड़हल के पुष्प के अंदर कैसे होते हैं, आपको मालूम है कि लाल रंग के होते हैं। यानी कि अलग अलग जो पुष्प होते हैं उनका रंग कैसा होता है, अलग अलग होता है। और जो रंगीन भाग आपको दिखाई देता है, कलरफुल पार्ट दिखाई देता है, वो पुष्प का कौन सा भाग कहलाता है, दल पुंज वाला भाग कहलाता है। ये दल पुंज क्या काम करता है, आवर्त बीजी पादपों में दल पुंज क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं, परागण के लिए अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दल पुंज जो होते हैं, पुष्पों में उपस्थित दल पुंज जो होते हैं, वो पादपों में कीट परागण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के कीटों को पुष्प क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्योंकि वो पुष्पों से वो कीट क्या करते हैं, मकरंद का अवशोषण करते हैं, चूषण करते हैं, उनसे अपना क्या प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए वो कीट उन पुष्पों पर आकर के बैठते हैं, क्योंकि उनमें से क्या होती है, सुगंधित होता है। ठीक है, सुगंध आती है और उस सुगंध और मकरंद को प्राप्त करने के लिए वो पुष्प उनकी, वो कीट उन पुष्पों की ओर आकर्षित होता है। अर्थात दल पुंज क्या काम करता है कि जो पादप होते हैं उनमें परागण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अर्थात अधिकांश जो पादप होते हैं उनमें कीटों के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है वो किसके कारण होती है, दल पुंजों के कारण होती है। क्योंकि दल पुंज उनके कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो दल पुंज रंगीन होने के कारण कीटों के द्वारा उन पादपों में परागण की क्या होती है, क्रिया होती है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। देखिए, दल पुंज के अंदर की ओर ये दल पुंज है, ये दल पुंज है, और दल पुंज के अंदर की ओर ये संरचना आपको यहाँ पे दिखाई गई है। दल पुंज के अंदर की ओर ये जो संरचना आपको दिखाई गई है, दल पुंज के अंदर की ओर ये जो संरचनाएं आपको दिखाई गई हैं, उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, पुमुंग कहा जाता है। यानी कि पुमुंग जो होता है वो आवर्त बीजी पादपों में एक नर संतान होता है। आवर्त बीजी पादपों में क्या होता है, एक नर संतान होता है। देखिए, पुमुंग वाला जो भाग होता है वो दल पुंज के अंदर की ओर स्थित होता है। किस ओर होता है, दल पुंज के अंदर की ओर स्थित होता है। आपको बता दूं, पुमुंग जो होता है, पुमुंग जो होता है उसकी एक इकाई को, पुमुंग की एक इकाई को या एक सदस्य को, ध्यान से सुनना है, पुमुंग की एक इकाई को या एक सदस्य को, ध्यान से, पुमुंग की एक सदस्य या एक इकाई को क्या कहा जाता है, पुमुंग की एक इकाई या एक सदस्य को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है।
पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर को ही क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु पर्ण, जिसे माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से भी क्या है जाना जाता है। मैंने आपको बोला है कि पुंग जो होता है वो आवर्त बीजी पादपों में कौन सा जन्नांग होता है? एक नर जन्नांग होता है, ठीक है। और इसके एक सदस्य को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। मैंने ये बहुत सारे पुंग हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं इनकी संख्या, तो ये पुंग कहलाएंगे। और यदि एक इसके बारे में बात करता हूं, मैं इस तरीके की संरचना के बारे में बात करता हूं, तो ये क्या कहलाता है? पुंग कहलाएगा, सॉरी पुंकेसर कहलाएगा। तो ये पुंकेसर जो होता है वो पुंग की एक इकाई होती है, ठीक है। और पुंकेसर को ही क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, इस पुंकेसर की संरचना के ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं? अध्ययन करने जा रहे हैं। किसके ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं? पुंकेसर की संरचना के बारे में। देखिए पुंकेसर की संरचना पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पुंकेसर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। देखिए पुंकेसर की जो संरचना होती है वो 3 भागों से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। पुंकेसर की संरचना कितने भागों से मिलकर के बनी होती है? 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। सबसे पहला भाग कहलाएगा परागकोश। क्या कहलाएगा? परागकोश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलन सैक के नाम से जानते हैं। दूसरा जो भाग है उसे कहा जाता है योजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव। और तीसरा जो भाग कहलाएगा उसे कहा जाता है पुतंतु, जिसे क्या कहते हैं? फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। फिलामेंट के नाम से जानते हैं। पुंकेसर की संरचना के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, परागकोश, योजी ऊतक और पुतंतु। देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए, ये इस तरीके की संरचना आप देख रहे हो, इसको कहते हैं, ये संपूर्ण संरचना को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। इस पुंकेसर के सबसे शीर्ष भाग पर जो संरचना लगी होती है उसे क्या कहा जाता है? परागकोश, या इसे पोलन सैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलन सैक कहा जाता है। ये इसमें कौन सा कहलाएगा? योजी ऊतक कहलाएगा, जिसे कनेक्टिव टिश्यूज के नाम से जाना जाता है। और ये संरचना इनके अंदर क्या कहलाएगी? पुतंतु के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परागकोश के बारे में कि परागकोश क्या है। आपको बता दें, अधिकांशतः आवर्तित बीजी जो पादप होते हैं उनमें परागकोश की संरचना कैसी होती है? पालीनुमा होती है। ये संरचना कैसी दिखाई देती है? आपको पालीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है, यानी कि लॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है। लॉब, LOB, लॉब लाइक स्ट्रक्चर किसकी होती है? परागकोश। तो परागकोश की संरचना कैसी होती है? पालित अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। देखिए परागकोश की संरचना पालित होती है, ठीक है। अधिकांशतः आवर्त बीजी पादपों में परागकोश पालित होता है, ठीक है। और पालित भी कितनी पालियां होती हैं? एक पाली ये रही, दूसरी पाली ये रही, एक पाली ये रही और दूसरी पाली ये रही। इसलिए अधिकांशतः आवर्त बीजी पादपों में द्विपालित क्या पाया जाता है? परागकोश पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? द्विपालित परागकोश पाया जाता है। देखिए ये द्विपालित जो परागकोश होता है, इसकी संरचना अगर देखें तो इनकी जो संरचना होती है वो घुंडी के आकार की होती है। कैसी होती है? एक घुंडी के आकार की संरचना नोब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होती है। नोब लाइक स्ट्रक्चर, नोब को बोलते हैं घुंडी। घुंडी के आकार की संरचना में क्या पाए जाते हैं? परागकोश पाए जाते हैं। देखिए अधिकांशतः जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनको अगर आप बाहर से देखेंगे उनके परागकोश को, तो इनकी संरचना आपको ऐसी दिखाई देगी जैसे बेलन के आकार की संरचना के रूप में दिखाई देगी।
यदि हम इस पराग कोष को कैसे काटे हैं, अनुप्रस्थ रूप में काटे, किस तरीके से काटे हैं, इसको हम किस तरीके से काटते हैं, अनुप्रस्थ रूप में अगर काटते हैं, देखिए इसको हम अनुप्रस्थ रूप में काट के दिखाते हैं। इस पराग कोष को हमने अनुप्रस्थ रूप में काटा। जब अनुप्रस्थ रूप में काटा जाता है तो इसकी संरचना आप देखिए इस तरीके से देखिए इसकी जो संरचना होती है वो उसको अगर काट करके देखा जाए तो इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार की दिखाई देती है, उस पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है जिसको हम आपको यहाँ पे बता रहे थे। इस प्रकार की संरचना के रूप में पाई जाती है। यहाँ पे एक पाली ये रही, दूसरी पाली ये रही, ये पराग कोष का, ठीक है, ये दूसरी पाली ये रही और ये दूसरी पाली, यानी कि यहाँ पर कितनी पालियां हैं, एक पाली, ये एक पाली देखिए, ये वाली एक पाली होगी और इस एक पाली के अंदर कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, एक कोष्ठ और ये दूसरा कोष्ठ, ठीक है। और ये दूसरी पाली में भी कितने पाए जाते हैं, एक कोष्ठ और दो कोष्ठ। आपको मैंने बताया कि आवर्त बीजी पादपों में, पादपों के पराग कोष में कितनी पालियां पाई जाती हैं, दो पालियां पाई जाती हैं। और दो पालियां पाई जाती हैं तो मैंने आपको बताया प्रत्येक पाली में, एक पाली में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, दो कोष्ठ पाए जाते हैं। इसमें भी दो कोष्ठ पाए जा रहे हैं, इसमें भी कितने कोष्ठ पाए जा रहे हैं, दो कोष्ठ पाए जा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आवर्त बीजी पादपों में 4 पराग कोष्ठ पाए जाते हैं और आवर्त बीजी पादपों के अंदर प्रत्येक पाली में जो दो कोष्ठ पाए जाते हैं उन्हीं संरचनाओं को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, एक पराग कोष की, एक पराग कोष की एक पाली में एक पराग कोष, ये एक पराग कोष और इस एक पराग कोष की ये एक पाली है, उस एक पाली के अंदर दो कोष्ठ पाए जाते हैं। इन्हीं कोष्ठों को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक आवर्त बीजी पादप में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, एक पाली में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 2 पालियां पाई जाती है, तो 2 पालियों में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लघु बीजाणुधानियों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। तो अधिकांशतः जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनमें, ठीक है, 2 पालियां होती हैं और द्विपालित होने के कारण प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं और प्रत्येक पाली में जो 2 कोष्ठ पाए जाते हैं उन्हीं कोष्ठों को लघु बीजाणुधानी या उन्हें परागधानी कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं आवर्त बीजी पादपों में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। परंतु मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं उन पादपों के अंदर केवल एक पालित लघु बीजाणुधानी ही पाई जाती है। ये एक पालित लघु बीजाणुधानी उनके अंदर क्या है, पाई जाती है। कपास है, भिंडी है, इन पादपों के अंदर एक पालित लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। ये एक पालित लघु बीजाणुधानी है। इस तरीके से एक पालित क्या पाई जाती है, ये लघु बीजाणुधानी पाई जाती है इस प्रकार की संरचना के रूप में। अर्थात एक पालित है तो इसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। एक कोष्ठ ये रहा, दूसरा कोष्ठ ये रहा, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो इसमें कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, मालवेसी कुल के पादपों में 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाते हैं। क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि पाली अगर एक है तो उसमें पराग कोष्ठों की संख्या 2 होगी और 2 पराग कोष्ठों की संख्या होगी तो उसमें लघु बीजाणुधानियों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होती है। अर्थात मालवेसी कुल के पादपों में
दो लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, क्योंकि उसमें उसकी संरचना एक पालित होती है, जबकि अधिकांशतः आवर्त बीजी पादपों में लघु बीजाणुधानी 4 पाई जाते हैं, क्योंकि उनमें परागकोश की संरचना कैसी होती है, द्विपालित होती है। देखिए ये एक जनन समय संरचना होती है, और इस जनन समय संरचना के अंदर ही लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो परागकोश जो होता है इसमें लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानियों से लघु बीजाणुओं का या पराग कणों का या नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें ये क्या होता है, योजी ऊतक होता है। योजी ऊतक क्या काम करता है, परागकोश और पुतंतु दोनों को जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। परागकोश और पुतंतु को जो जोड़ने का कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, योजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, ये एक जनन अक्षम संरचना होती है। देखिए सबसे निचला भाग जो देख रहे हैं आप, इस तरीके से एक पतला, कोमल और लचीला नली के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, पुतंतु कहा जाता है। पतला लंबा नली के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। पुतंतु के शीर्ष भाग पर क्या लगा होता है, परागकोश लगा होता है, जो एक जननसम संरचना होती है। ठीक है, परागकोश और पुतंतु को जोड़ने का कार्य कौन करता है, योजी ऊतक करता है। देखिए जो पुतंतु होता है ये एक जनन अक्षम संरचना होती है, और ये पुष्प के आधारीय भाग से क्या होता है, यहाँ से लगा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, संयोजित अवस्था में होता है। अर्थात पुतंतु जो होता है वो पुष्प के आधारीय भाग से क्या है, जुड़ा हुआ होता है, या आधारीय भाग से जुड़ा हुआ नहीं होता है तो अन्य भागों से वो क्या हो सकता है, संलयित या जुड़ा हुआ हो सकता है, जुड़ा हुआ हो सकता है। देखिए ये हो गई हमारी पुंकेसर की संरचना। ठीक है, पुंकेसर की संरचना के मैंने पार्ट बता दिए हैं, परागकोश, योजी ऊतक और पुतंतु। इसके बाद हम बात करते हैं जायंग के बारे में। देखिए तीसरी संरचना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जायंग के बारे में। देखिए जायंग जो होता है वह आवर्त बीजी पादपों का कौन सा जन्नांग होता है, मादा जन्नांग होता है। जायंग जो होता है वो आवर्त बीजी पादपों का, देखिए एक बार फिर हम आपको जन्नांग की संरचना बना करके दिखा रहे हैं। ये पुष्परंत हो गया, इसको बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है, ये संरचना मैंने आपको बताई, बाह्य दल, इसको बोलते हैं दल। ठीक है, ये संरचना जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको नरजन्नांग कहते हैं, इस प्रकार की संरचना को। ठीक है, और ये संरचना कौन सी कहलाएगी, जायंग के नाम से। ये जो संरचना है इसको जायंग कहते हैं। ठीक है, जायंग जो होता है आवर्त बीजी पादपों का मादा जन्नांग होता है। जायंग में एक अंडक हो सकता है या एक से अधिक अंडक हो सकता है। यदि जायंग में एक अंडक है तो इस प्रकार की जायंग को एक अंडक ही कहते हैं। ठीक है, अंडकों की संख्या के आधार पर जायंग के प्रकार, तो अंडकों के प्रकार, तो एक अंडक ही हो सकता है, और एक से अधिक अगर अंडक हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, बहुअंडकी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुअंडकी कहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि जायंग में एक या एक से अधिक स्त्री केसर या अंडक आपस में जुड़े हुए हों तो उसे संयुक्तांडकी, और यदि जायंग में एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर आपस में एक दूसरे से मुक्त हो, स्वतंत्र अवस्था में हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, वियुक्तांडकी, या उसे एपोकार्पस के नाम से जाना जाता है। देखिए जायंग जो होता है इसकी संरचना पर हम बात कर रहे हैं।
जायंत की संरचना को हम बाहर निकाल करके दिखा रहे हैं, इसकी संरचना को अलग से बात कर रहे हैं। देखिए ये जायंत की संरचना होती है, ये जायंत की संरचना होती है। जायंत की जो संरचना होती है उसका सबसे ऊपरी भाग होता है, जो शीर्षस्थ भाग होता है, जिसकी संरचना घुंडी के आकार की होती है, उसे क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जायंत का सबसे शीर्षस्थ भाग होता है, जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, जिसकी संरचना घुंडी के आकार की होती है। कैसी होती है? घुंडी के आकार की संरचना के रूप में होती है। देखिए वर्तिकाग्र जो होता है, यहाँ पे जल और क्या पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है। जब परागकण, देखिए ये पराग पुंकेसर है और पुंकेसर से परागकण क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, यानी कि पराग को जब स्फुटित हो जाता है, पराग कोष फट जाता है, तो परागकण निकलते हैं और परागकण निकल करके कहां पे आ जाते हैं? वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तो ये वर्तिकाग्र पर उपस्थित जो जल होता है, शर्करा होती है, उसको परागकण क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। तत्पश्चात ये परागकण क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। और कब होते हैं? जब ये परागकण कहां से? पराग कोष से स्फुटित होने के बाद कहां पर आ जाते हैं? वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित जल और शर्करा को ये परागकण अवशोषित कर लेते हैं। तत्पश्चात ये परागकण क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। देखिए वर्तिकाग्र के नीचे की ओर एक पतली नलिका की आकार की संरचना पाई जाती है। पतली नलिका की आकार की संरचना आपको दिखाई गई है। इसे क्या कहा जाता है? वर्तिका, या इसे क्या कहा जाता है? स्टाइल के नाम से क्या है? जाना जाता है। स्टाइल के नाम से जानते हैं। वर्तिका जो होती है वो पतली नलिका के आकार की संरचना के रूप में होती है। जब परागकण का अंकुरण हो जाता है, अंकुरण होने पर पराग नलिका का निर्माण हो जाता है, तो ये पराग नलिका वर्तिका में से होकर ही बीजांड के अंदर या अंडाशय के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। यानी कि परागकण जब अंकुरित हो जाता है तो अंकुरण होने के बाद जो पराग नलिका निकलती है, ये पराग नलिका निकल रही है, और ये पराग नलिका जो होती है वो किसमें से होकर के निकलती है? इसी वर्तिका में से होकर के निकलती है। आपको बता दें कुछ पादप होते हैं उनकी वर्तिकाग्र कैसी होती है? खोखली होती है, इसलिए उनमें आसानी से ये परागकण से निकलने वाली जो पराग नलिका होती है, परागकण के अंकुरण के पश्चात निकलने वाली पराग नलिका होती है, वो आसानी से किसमें से होकर के निकल जाती है? वर्तिका में से होकर के निकल जाती है। परंतु अधिकांशतः ऐसे पादप होते हैं जिनके पुष्पों की वर्तिका, जिनके जायंत की वर्तिका कैसी होती है? ठोस होती है। तो जब परागकणों के अंकुरण के पश्चात जब पराग नलिका का निर्माण हो जाता है, तो इसी पराग नलिका और वर्तिकाग्र के अंदर क्या है? वर्तिका के द्वारा एक विशेष प्रकार के एंजाइम का निर्माण होता है, जिसका नाम है पैक्टिनेज एंजाइम। और यहाँ पे पैक्टिनेज एंजाइम के स्रावण के कारण ये वर्तिका जो ठोस अवस्था में होती है, वो धीरे धीरे कैसी हो जाती है? खोखली हो जाती है। और पराग नलिका आसानी से वर्तिका से होते हुए किसमें पहुंच जाती है? बीजांड में पहुंच जाती है, या अंडाशय के आंतरिक भाग में पहुंच जाती है। देखिए ये संरचना, अब आपसे सबसे अंतिम जो संरचना पे हम बात कर रहे हैं, ये कहलाता है अंडाशय। अंडाशय जो होता है जायंत का सबसे निचला भाग होता है, और ये कैसा होता है? फूली हुई संरचना के रूप में पाया जाता है। जायंत का वह निचला भाग, ठीक है, जो कैसा होता है? फूली हुई संरचना के रूप में पाया जाता है, या एक अंडाकार संरचना के रूप में पाया जाता है इस तरीके से, तो वो क्या कहलाता है? अंडाशय, जिसे किस नाम से जानते हैं? ओवरी भी उसे कहा जाता है। देखिए अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। और आपको बता दूं अंडाशय के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कोष्ठनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं।
अंडाशय के अंदर क्या पाई जाती है, ये छोटे छोटे कोष्ठनुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है प्रारंभिक अवस्था में। और ये कोष्ठनुमा जो संरचना होती है, ठीक है, इनमें क्या होता है, अपरा पाया जाता है, प्लासेंटा पाया जाता है। और ये प्लासेंटा किससे जुड़ा होता है, बीजांड से जुड़ा हुआ होता है। बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। बीजांड को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। ये हमारी संरचना हो गई एक प्रारूपिक पुष्पिकी संरचना। देखिए, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड जस्ट नाउ। यदि आपको कोई इस चैप्टर के अंदर कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो यू विल टेक माय फोन नंबर्स 999830300386। You will contact on these numbers and you will take the notes by my PDF file. Okay, if you have any problem in this chapter, you will ask me freely without any hesitation. And if you want to contact me, if for any problem, you will contact on this number. Okay, thank you very much.